नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। बुलेटिन की शुरुआत आज कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी हलचल के साथ। क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र वाला खेला होने जा रहा है? क्या ममता बनर्जी का हाल भी उद्धव ठाकरे जैसा होने वाला है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूटने वाली है? क्या टीएमसी में बहुत बड़ी बगावत होने वाली है? विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी पर सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी से निष्कासित और असंतुष्ट नेताओं ने कोलकाता के विधायक हॉस्टल में एक के बाद एक कई बैठकें की। इन बैठकों में टीएमसी के भविष्य, संगठनात्मक बदलाव, एक नए राजनीतिक मंच बनाने के ऑप्शन पर बात हुई। खबर यह है कि यह असंतुष्ट नेता असली तृणमूल के नाम से अलग राजनीतिक मंच बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में टीएमसी से निष्कासित 2 विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने कई टीएमसी विधायकों से बात की है। खबर यह भी है कि टीएमसी के करीब 15 से 20 विधायक ऐसे नेताओं के संपर्क में हैं जो पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां ममता बनर्जी सड़क पर आने की लड़ाई लड़ रही थी, पीछे पलटकर उन्होंने देखा उनकी सेना तितर बितर हो गई है। कल टीएमसी ने ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को सस्पेंड किया था और अब ऐसी चर्चा है कि इन 2 निष्कासित विधायकों में से ऋतव्रत बैनर्जी टीएमसी के नए शिंदे बन सकते हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों को लेकर अलग पार्टी बना ली थी, सूत्रों के मुताबिक ऋतव्रत बैनर्जी भी कुछ ऐसी ही कोशिश में है। यही वजह है कि ऋतव्रत बैनर्जी और उनके साथ साथ संदीपन साहा ने इस वजह से पार्टी में मीटिंग में ही जाना बंद कर दिया। देखिए, मैं और संदीपन दोनों बात करके ही नहीं गए थे। मैं बाकी लोगों का बोल नहीं पाऊंगा। मैं और संदीपन, हम लोग का अगर जाकर कोई बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, तो मीटिंग में जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं गए थे। मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना। इसलिए मैं नहीं गया। ममता बनर्जी भी इस खतरे को बहुत अच्छे से भांप रही हैं। आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के इशारे पर खुद पुलिस के बड़े अधिकारी उनकी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। पुलिस अधिकारी टीएमसी विधायकों को फोन करके धमका रहे हैं। ये जो बीजेपी पार्टी है क्या कर रहे हैं? हमारा 2500 पार्टी ऑफिस तोड़ दिया, हमारा 10,000 का करीब वर्कर को अरेस्ट किया, हमारा हॉल पंचायत को जाके लूट कर रहा है, ताला लगा रहा है, काउंसिलर को घर से निकाल नहीं देते हैं, फोर्सफुली रेजिग्नेशन कर रहा है, एमपी लोगों को डर दिखाता है, बोलता है पार्टी तोड़ो, पुलिस को देके। उसका बाद बीजेपी का फोन जाता है, पुलिस कहता है एमएलए को अगर आप निकालेंगे तो आपको हम अरेस्ट करेंगे, ईडी आएंगे, सीबीआई आएंगे, आपको घर से हम निकालने नहीं देंगे। और कहते हैं बीजेपी जिसको रिकमेंड किया है, जिसको हम एक्सपेल कर दिया आज पार्टी से, हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी, उसको नेतृत्व में जाके आप पार्टी तोड़ो। और इसका पीछा में, पर्दा का पीछा में क्या है? दिल्ली तो है ही जरूर। अब कोई भी सेनापति सेना के साथ मैदान में लड़ाई के लिए उतरता है, लेकिन ममता बनर्जी की सेना तितर बितर हो चुकी है। अजीत द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजीत जी, अब इतना समझ में आ रहा है कि ये कहानी वही महाराष्ट्र वाली होने जा रही है। असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली टीएमसी, नकली टीएमसी। बिल्कुल, ये चुनाव के बाद से लग रहा था कि ये होगा, और इसमें बीजेपी या दूसरी चीजें जो आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी, वो चीजें तो बाद में आती हैं ना। पहले तो ममता बनर्जी है, उनकी पार्टी है। क्या चुनाव के बाद क्या तरीका होता है विधायक दल का नेता चुनने का? विधायकों की बैठक होती है और उसमें पर्यवेक्षक शामिल होते हैं और विधायक एक नेता चुनते हैं कि भाई ये हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता होंगे। तृणमूल कांग्रेस ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को अपना नेता चुन दिया कि ये हमारे नेता होंगे,
लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी थी, तभी तो आपने 70 लोगों के दस्तखत करा करके और वहाँ स्पीकर के कार्यालय में जमा किया। उसकी जरूरत नहीं होती है, विधायकों के दस्तखत करा करके जमा करने की जरूरत नहीं होती। ये सारा मामला वहीं से शुरू हुआ है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का मामला यही है कि इन दोनों ने कहा कि दस्तखत हमारे नहीं है जो उस पर दस्तखत हुए, तो दस्तखत कराने की जरूरत क्या थी? कहीं ना कहीं अविश्वास था, तो आपने दस्तखत का मामला लेके आए। आप लोग दस्तखत नहीं कराया जाता है, सीधे विधायक दल का नेता चुन दिया जाता है उसमें, और आप सूचना दे दीजिए स्पीकर को, जो आपका नेता है वो सूचना दे देगा कि हमारे विधायक दल के नेता फला जी हैं। अब वो ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, अभिषेक बनर्जी एमपी हैं, तो आप नेता किसी विधायक को चुनना था तो अपने इनके भरोसे के आदमी सुभनदेव को आपने चुन दिया। अब उसमें नैना बंदोपाध्याय का भी नाम था फर्जी दस्तखत वाले में, अभी तक तो वो सामने आई नहीं है, लेकिन वो तो ममता बनर्जी की सबसे करीबी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी है नैना बंदोपाध्याय, उनकी बात अभी तक वो सामने नहीं आई है, लेकिन उनके दस्तखत में भी गड़बड़ी की बात आई थी। तो अब जो ये दोनों कह रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों ने पुलिस को कह दिया है कि हमारे दस्तखत नहीं है वो, और अब सीआईडी चाह रही है पूछताछ करना अभिषेक बनर्जी से। तो ये इसका मतलब इस बात की आशंका ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को पहले से थी कि विधायक साथ नहीं देंगे। इसमें हमें थोड़ा ऋतव्रत बनर्जी पर इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि जब हम उन्हें पश्चिम बंगाल का शिंदे कह रहे हैं, तो फिर ये है कौन ऋतव्रत बनर्जी? ऋतव्रत बनर्जी दरअसल ये वाम से टीएमसी के हुए थे, और जब वाम का शासन था बुद्धदेव भट्टाचार्य के नजदीकी लोगों में से, और बहुत यंग फेस है। उस वक्त जब ये पॉलिटिक्स में आए थे तब बड़ा यंग चेहरा थे, और उनके कामकाज का तरीका बड़ा ही डायनामिक था, और इसलिए बहुत जल्द उन्होंने वाम दल में बड़ी अच्छी उन्होंने अपनी जगह बना ली, और इसलिए उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया। ठीक, उसके बाद फिर वहां पे उनके कंडक्ट की वजह से उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया, और फिर ये टीएमसी में शामिल हो गए, और उलूबेरिया पूर्व से विधायक चुने गए, वो टीएमसी के टिकट पर ही चुने गए। कितनी पावर होल्ड करते हैं ये? देखिए, पावर ज्यादा नहीं होल्ड करते हैं, पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप अभी ममता बनर्जी की तुलना में कहें या उनके साथ के दूसरे नेताओं की तुलना में भी, तो कोई बड़ा आधार नहीं होगा। लेकिन ये जो जिस तरह की होशियारी की जरूरत होती है, जिस तरह की तिकड़मों की जरूरत होती है, वो इनके अंदर वो क्षमता है कि वो कर लें इस बात को। अच्छा, ये ममता बनर्जी के साथ तो देर सवेर होना ही था ना। सारे लोग तो कांग्रेस से या लेफ्ट से ले आकर के आपने पार्टी बनाई थी, कोई अपना काडर तो था नहीं ना, आपकी कोई ऐसी आइडियोलॉजी थी जिससे लोग जुड़े हुए थे। तो उनके अंदर एक क्षमता है कि वो मैनिपुलेट कर सकें। कितने टूट सकते हैं? देखिए, अब अभी तक हम सबसे पहला इंसिडेंट मानते हैं जब ममता बनर्जी के बुलाए कार्यक्रम में 44 के करीब एमएलए उनके नहीं आए थे, दूसरे वाले में तो 60 नहीं आए। तो हम 44 से 50 हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग अलग हो सकते हैं। हालांकि तो दो निकाले गए, कुछ और नाम टिक मार्क कर सकते हैं आप? अभी थोड़ा मुश्किल है। हाँ, नाम नहीं टिक मार्क कर सकता, कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी अभी ऐसा नहीं कर रही है ना। बीजेपी अगर ऐसा करती खुल करके कि ये लोग हमारा हाथ है, हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए। नहीं, अभी बीजेपी भी जो है पर्दे के पीछे से, उसको बीजेपी को कोई जरूरत है नहीं। 207 एमएलए तो बीजेपी के अपने हैं और देख रही है 208, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। अभी भी वो चाहेगी कि अलग एक समूह बना करके ये लोग रहे। अच्छा, पार्टी बचाने के लिए ममता बनर्जी अब खुद सड़क पर उतरेंगी। आज ममता बनर्जी कोलकाता में धरना देंगी। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी समेत टीएमसी सांसदों पर हो रहे हमले के खिलाफ ममता बनर्जी आज कोलकाता में आंदोलन करेंगी। ममता बनर्जी ने कोलकाता के रानी रासमणी रोड पर धरना देने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने ममता बनर्जी को धर्मतला में धरना देने की परमिशन दी है। इसमें देखना यह है कि क्या ममता बनर्जी पुलिस की बात मानकर धर्मतला में धरना देंगी या फिर वो रानी रासमणी रोड पर ही हल्ला बोलेंगी। ये दरअसल कितनी ताकत इस वक्त ममता बनर्जी में बाकी रह गई है, ये उसका भी लिटमस टेस्ट होना है। पार्टी नेताओं पर हमले के खिलाफ कल भी टीएमसी ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। कोलकाता से लेकर आसनसोल, राजरहाट, हुगली तक विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन इन प्रोटेस्ट में पहले वाली बात नजर नहीं आई। टीएमसी नेताओं के साथ उस तरह से जनता नहीं जुटी जैसे पहले जुटती थी, जैसे पहले आती थी। एक अभिषेक को जैसा आप पिटाया, जैसा मरा, पुलिस का पास पूरा इंफॉर्मेशन था और लोकल कोई नहीं था, बाहर से आप लेके आया। एक दिन पहले वो लोगों को खाना का पैकेट भेज रहा था, वो वीडियो हमारे पास है। आपने पूरा तैयार किया है बीजेपी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और अरेस्ट किया किसको? जो तृणमूल कांग्रेस का वर्कर अभिषेक को बचाने गया। एक सांबादिक भी, मीन्स एक प्रेस जर्नलिस्ट, उन्होंने भी अभिषेक को बचाने गया। हमारा सामने बैठ के मैंने सुना कि पुलिस का फोन आ रहा था, बीजेपी नेता लोगों को फोन आ रहा था, नाम भी मेरे को पता है, कौन किया था वो भी पता है।
कहता है कोई एडमिशन नहीं होगा, पूरा बॉडी में उसका ब्रूस है, मारने का चिन्ह है। तो वो हॉस्पिटल भी मेरे को मिडनाइट में कहा कि आप इसको ले जाइए, और पुलिस फोर्स की आप बोल दो उसको कुछ नहीं हुआ है, विदाउट डूइंग एनी स्कैन, एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। मिडनाइट में एक पेशेंट को हमको सलाइन लेके साथ में बाहर से डॉक्टर ले आके, नर्स सिस्टर ले आके, जो सिस्टर का काम करते हैं, जिसको मालूम है, हमको घर में मेडिकल सेंटर बनाने पड़ा। अब भाईपो की जो कमजोर कड़ी है वो मिल चुकी है। ममता बनर्जी का लिटमस टेस्ट है कि उनकी अपनी ताकत कितनी बाकी है। जब वो सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर रही हैं, क्या वही एनर्जी, वही स्ट्रेंथ उनकी दिखाई दे रही है? और अभी ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा की हमने बात कर ली। अपनी ही पार्टी में क्या दीदी बेगानी हो गई हैं? ये सज्जन कुमार जी भी हमारे साथ अब स्टूडियो में आ गए हैं। सज्जन जी, अपनी पार्टी में दीदी बेगानी? नहीं, देखिए ऑलरेडी इनका प्रभाव जो है, आप तो बहुत दिनों से ऑब्चुरी लिख रहे हैं वैसे उनकी। निश्चित तौर पे। और देखिए बंगाल का जो अजीत जी बार बार कहते हैं कि बंगाल का कल्चर क्या है, विपक्षी पार्टी का तो कोई वहां पे शक्ति का नामो निशान नहीं रहा है। सीपीएम के बाद कांग्रेस खत्म हो गई 77 के बाद, और उसके बाद जब टीएमसी 11 में आई तो सीपीएम खत्म। अब ममता बनर्जी की चुनौती ये नहीं है कि सत्ता में वापस आएंगी, विपक्षी पार्टी बन के रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। और इनको पता है कि विपक्षी पार्टी का क्या असर होता है। तो वैसी स्थिति में जो इनके समर्थक हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबों को पता है कि बंगाल की परिपाटी क्या है, कि सत्ता से गए तो आप खत्म। तो बेगानी ये केवल अपनी पार्टी में ही नहीं बन के रह गई, ये बंगाल में भी धीरे धीरे बेगानी बन जाएंगी। इनकी चुनौती है कि सीपीएम और कांग्रेस के तुलना में क्या टीएमसी अपने आप को सार्थक विपक्ष के तौर पे रख पाएगी या नहीं। अब लोगों खेला का टीएमसी के अंदर से हो रहा है या बीजेपी कोई खेला करा रही है? नहीं, देखिए खेला का लाभ बीजेपी को मिल रहा है। अच्छा। बीजेपी कोई खेला नहीं करवा रही है। ये जो परिपाटी है बंगाल की संस्कृति में, उसमें ये खेला होना तय है। इसमें सीपीएम वाले बैठ के आनंद ले रहे हैं, कांग्रेस वाले वेट कर रहे हैं कि जल्दी आप डूबे ताकि कुछ हमारे पास आ जाए। तो वैसी स्थिति में बंगाल का ये खेला है। और सीपीएम अपना रिसर्जेंस के लिए भी एक मौका देख रही है। सीपीएम का रिसर्जेंस फाल्टा में दिख रहा है। देखिए कांग्रेस की जो पहचान है वो मुस्लिम पार्टी की बन चुकी है, हिंदू वोट उसे नहीं आएगा। बीजेपी का 90% वोट सीपीएम पृष्ठभूमि से गया हुआ वोट है। तो सीपीएम को उम्मीद है कम से कम कि हमारे पास मुस्लिम्स तो आएंगे ही, मरता क्या ना करता, ठीक है, और कुछ हिंदू आ जाएंगे। तो सीपीएम को उम्मीद है कम से कम। अब इसमें समस्या ममता बनर्जी के साथ क्या है, जो बंगाल, हम लोग महाराष्ट्र की भी बात करें तो जो शिवसेना के साथ समस्या हुई कि जो नेता थे, जिन लोगों ने पार्टी बनाई, वो तमाम नेता खत्म हो गए। जब बाल ठाकरे चले गए और बाल ठाकरे के बाद उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो थे, चाहे नारायण राणे रहे हो, मनोहर जोशी रहे हो, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, वो सब चले गए। तो उसके बाद परिवार के लोग बचे थे। ममता बनर्जी के साथ भी आप देखिए क्या हो रहा है। दिनेश त्रिवेदी, मुकुल रॉय, सब चले। मुकुल रॉय गुजर गए, दिनेश त्रिवेदी अलग बीजेपी के साथ, उनको वहां बना दिया बांग्लादेश में। सुदीप बंदोपाध्याय किनारे हैं, मदन मित्रा समाप्त हो गए, अनुव्रत मंडल जो है, पार्थ चटर्जी हैं, ये तमाम बड़े नेता जो थे वो अब समाप्त हो गए। अब उनके पास कोई बड़ा नेता बचा नहीं। तो अब अभिषेक बनर्जी ने अपनी टीम कोई ऐसे नेताओं की तैयार की नहीं है। सौगत राय बूढ़े हो गए, कल्याण बनर्जी डिस्करेज हो गए, तो इधर आ गए, और शुभेंदु अधिकारी उधर चले गए। तो अब नेता है कहाँ ममता बनर्जी के पास? तो ये एग्जैक्टली जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शिंदे वाली हालत हो सकती है, ये शिवसेना वाली हालत हो सकती है, तो उसकी पृष्ठभूमि तो तैयार हो ही गई है ना। जब लीडर नहीं होगा तो फिर आप कौन पार्टी को संभालेगा? बंगाल में इधर बदलाव की लहर दिखाई दी। ममता सरकार में लोगों से कट मनी लेने वाले टीएमसी नेता अब पिटाई के डर से पैसे लौटा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये बंगाल का एक्चुअल कल्चर था, कल्चर बदल रहा है। कट मनी लौटाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं दिखा रही थी कि आप देखें वहां पर भी मुनादी की जा रही थी, बैटरी रिक्शा पर बकायदा लाउड स्पीकर लगाकर ये कहा जा रहा था कि जिन जिन से कट मनी ली गई है वो आकर अपनी कट मनी वापस ले ले। अब इधर ये कूच बिहार की ये खबर है जहां पर टीएमसी नेताओं को पिटाई का इतना डर सता रहा है कि कूच बिहार के माथाबांगा में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनता के विरोध से बचने के लिए रिश्वत का पैसा वापस कर दिया है। खुले मैदान में ये पैसा लोगों का वापस किया गया। पहले एक वसूली गैंग चल रही थी, ये अब ये कौन सी गैंग है? नहीं, देखिए ये जो है बिल्कुल निर्वाण की प्राप्ति वाली गैंग है। निर्वाण की
प्राप्ति। ये और वो निर्वाण जो है वो मार के डर से है। और सबसे बड़ी बात है कि लौटा रहे हैं तो थोड़ा ब्याज भी इस पे लगा के दे देते, क्योंकि कट मनी है तो ब्लैक में भी ये सब चलता है। देखिए, ये बंगाल की ऐसी संस्कृति थी, अब ये सब छुपी हुई बातें नहीं थी। होता यह था कि लोकतंत्र बंगाल के दहलीज पे रुक जाता था। बंगाल से सारे बुद्धिजीवी, सारे सांसद दिल्ली के संसद में आके, दिल्ली में संसद में आके, दिल्ली की सड़कों पे आके देश भर में, दुनिया भर में लोकतंत्र की दुहाई देते थे क्या होना चाहिए। आप देखिए ना, उनके धारदार जो सांसद, चाहे मोहिया मोइत्रा हो या सैनी घोष हो, सबका भाषण आप देखिए, डेमोक्रेसी पे, ट्रांसपेरेंसी पे, करप्शन के खिलाफ, एस्पिरेशन के लिए। बंगाल में ये उनकी पार्टी में हो रहा था, और ऐसा नहीं था कि ये कोई एक दो लोग कर रहे थे, ऊपर से नीचे तक ये चल रहा पर अच्छा लग रहा है, ये तस्वीरें देख के आनंद आ रहा है। लेकिन इस वक्त छात्रों को आनंद नहीं आ रहा है, छात्र बड़े परेशान हैं। मसला सीबीएसई का है। 29 मई और 1 जून को फेल होने के बाद क्या आज सीबीएसई पास होगा? 12वीं के लाखों छात्र इंतजार करते रहे, लेकिन वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन पोर्टल लाइव नहीं हो सका। अब जाकर सीबीएसई का पोर्टल चालू हो पाया है। सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर है। लाखों सीबीएसई छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अहम है। सीबीएसई का रीवैल्यूएशन पोर्टल लाइव हो चुका है। 12वीं का एग्जाम दे चुके छात्र वेरिफिकेशन और आंसर शीट का रीवैल्यूएशन एप्लीकेशन दे सकते हैं। सीबीएसई ने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो जारी किया। वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया समझाई गई। वेरिफिकेशन के लिए 100 रुपए प्रति आंसर शीट देने होंगे, तो वहीं रीवैल्यूएशन के लिए 25 रुपए प्रति प्रश्न देने होंगे। ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब 23 मई को 12वीं के छात्र वेदांत ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने जो पहले पूरी घटना बताई कि भाई उन्होंने जिस पेपर के लिए आवेदन किया, उन्हें पेपर बदल कर आ गया, हैंडराइटिंग उनकी मैच नहीं कर रही थी। तो पहले तो ये मामला खुला, और उसके बाद कुछ एथिकल हैकर सामने आए, निसर्ग अधिकारी जैसे, जिन्होंने धड़ाधड़ पढ़ते उधेड़नी शुरू की अजीत जी। और पढ़ते उधड़ी तो समझ में आ गया कि भाई बहुत बड़ा घपला चल रहा है। आपका क्लाउड सिस्टम जो है वो फेल है, वो एकदम ओपन है, लॉक है ही नहीं लॉक, चाबी तो दूर की बात छोड़ दीजिए। अब सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर सवाल उठा रही है, और सीबीएसई पर भी सवाल उठ रहे हैं। एथिकल हैकर निसर्ग ने सीबीएसई साइट को हैक करके जो बताया, अजय जी हम सीधा उसी बात पर आते हैं। हमारे दर्शक जो हैं वो बड़े अपडेटेड हैं, वो ये जानते हैं निसर्ग अधिकारी कौन है, सार्थक सिद्धांत कौन है। सार्थक सिद्धांत जैसे छात्र जब सामने आते हैं और बताते हैं कि आप कैसे कोएम्ट को टेंडर जारी कर सकते हैं, 17-18 साल के लड़के बता रहे हैं। देखिए, उन्होंने सब सारी चीजें लड़कों ने ही बताई, स्टूडेंट्स ने बताई सारी चीजें। और उसके बाद जब अवेयर हुए, जब जागा शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई, तो उससे अभी जो ये घटनाक्रम चल रहा है, आप इसमें क्या कमी दिख रही है आपको? सबसे पहली कमी तो ये है कि आपने ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो प्रोसेस शुरू किया, बिना तैयारी के शुरू किया। उसके लिए बड़ी तैयारी की जरूरत होती है। आपने स्कैनर्स तक यूज आपने नहीं किया। आपने जो ऑटोमेटिक स्कैनर्स होने चाहिए हैं वो आपके पास नहीं थे। आपने ऑलरेडी रिजोल्यूशन का जो एक बेंचमार्क था उसको कम कर दिया था, 300 से 200 डीपीआई कर दिया था। लेकिन सर व्हाट नेक्स्ट, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। बिना तैयारी के आपने किया। अभी भी ये जो हो रहा है ना, कल जैसा पूरे टाइम अप नहीं हुआ, वो पोर्टल नहीं चला जहां रिवैल्यूएशन होना था, तो आपकी तैयारी नहीं थी ना। आपने डेट बढ़ाया, पहले कहा कि 29 मई तक हम शुरू कर देंगे पुनर्मूल्यांकन, आपने कहा कि अब 1 जून से करेंगे। और आपको ध्यान होगा शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम 2 आईआईटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपने आखिरी समय में आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर को इन्वॉल्व किया कि आप इसकी गड़बड़ियों को ठीक करें। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, ये कोड लिखना होता है, और ये कोड लिखे गए होते हैं, उनसे बड़ा सिस्टम एल्गोरिदम अपना तैयार किया जाता है उस तरह का आपको, ताकि वो स्मूथ चल सके। आपको ध्यान होगा कि जब इन्फोसिस को दिया गया था इनकम टैक्स का पोर्टल तैयार करने के लिए, तो कितनी समस्या हुई थी, और 4600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था वो। तो आप अचानक लेके आइएगा, एक दिन कहिएगा कि अब 6 दिन का समय है, और आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर, आपने सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी सुधारने के लिए 2 आईआईटी का नाम लिया था। अब वो नहीं हुआ, कल नहीं चालू हो सका। और आप क्या मिसाल दे रहे हैं कि आईबी बोर्ड में ऐसा होता है, ओएसएम होता है, या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में ऐसा होता है। लेकिन आईबी बोर्ड के तो स्टूडेंट ही उतने नहीं है, बिल्कुल। और वो जहां वो पढ़ाई होती है या जहां उसकी जांच होती है, वो पूरी तरह से अर्बन एरिया है, उस इलाके में। मुझे एक और जो पैटर्न दिखाई अब दे रहा है, जो मैं छात्रों से बात कर रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही होता रहा तो हम सीबीएसई में क्यों अपीयर करना चाहेंगे, हम शिफ्ट कर जाएंगे आईसीएसई बोर्ड में। आप ऑलरेडी देखिए, आप मुंबई चले जाइए, आपको, मुझे जहां तक याद है 1 से 2 केंद्रीय विद्यालय हैं वहां पे, सीबीएसई बोर्ड का बिल्कुल नगण्य मौजूदगी है वहां पे। अच्छा। कारण उसका ये है कि इस तरह के जितने भी एलिट्स हैं, जहां पे अपर मिडिल क्लास है, जो एस्पिरेशनल है, वो ऑलरेडी मुंबई जैसे शहरों में सीबीएसई से शिफ्ट हो चुका है। उसके अपने कारण है। ये जो घटना है,
ये मुंबई वाले इफेक्ट को बाकी महानगर में भी लाएगा, क्योंकि चलिए जो लोअर मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, उसके पास बहुत ऑप्शन नहीं है, फी के कारण वो केवी में जाएगा, बाकी स्कूल्स में जाएगा। लेकिन जो भी अपर मिडिल क्लास है, जो अफोर्ड कर सकता है, और जो स्कूल्स हैं उनको भी ये इंकरेजमेंट मिलेगा। ऑलरेडी डीपीएस वगैरह में 2 तरह के बोर्ड हैं, एक सीबीएसई बोर्ड है और बाकी इंटरनेशनल बोर्ड वगैरह आता है। आईसीएसई बोर्ड आपके पास पहले से है, तो ये स्थिति में आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सीबीएसई से दूसरे बोर्ड्स की तरफ जाने का रुझान इस घटना के बाद बढ़ेगा। सॉल्यूशन आए या ना आए, लेकिन ये ट्रेंड शुरू होगा। आप देखिएगा मुंबई में ऑलरेडी 1 या 2 केंद्रीय विद्यालय है, बाकी जगह पे भी उसी तरीके से आप देखेंगे कि स्कूल्स जो हैं, चूंकि एक बार हुई है और बार बार ग्लिच आ रही है। ये जो सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी को लेकर सरकार क्या कर रही है, ये भी जनता जानना चाहती है। सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। कोएम्ड एडुटेक पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है सरकार। कंपनी पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही इसे बैन भी किया जा सकता है। ये वही डिजिटल एग्जाम फर्म है जिसने पूरे ओएफएम को तैयार किया, लेकिन गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार एक्शन ले रही है। सरकार के सूत्रों के हवाले से यह खबर है। उधर नीट पेपर लीक और सीबीएसई को लेकर आज भी संसद में स्थायी समिति की बैठक जारी रहेगी। कल नीट और सीबीएसई के अधिकारियों को बेहद सख्त सवालों का सामना करना पड़ा था। सीबीएसई के मुद्दे पर विपक्ष के हमले बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है कि जिन छात्रों का नुकसान हो चुका है, उनकी भरपाई के लिए सरकार क्या कर रही है। ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं जहां पोर्टल बंद है, सीबीएसई हाथ खड़ा कर देगी, धर्मेंद्र प्रधान हमें फ्रस्ट्रेटेड कह देंगे, मोदी जी आम खा लेंगे, खत्म। इनका क्या होगा? हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब प्रेशर बहुत होता है, लड़के लड़कियों दोनों पर प्रेशर होता है। एक उम्र की दहलीज पार करके हम टीनेज खत्म करके 20 की उम्र में आ रहे हैं, 19 की उम्र में आ रहे हैं, 21 की उम्र में आ रहे हैं, वैसे ही प्रेशर बहुत होते हैं। अब 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, सीबीएसई फेल हो चुकी है, तीसरा अटेम्प्ट है, इसमें अब सीबीएसई पास होगी या फेल होगी, ये बड़ा सवाल है, इस पर हमारी नजर रहेगी। और जो विपक्ष के हमले हैं वो भी वाजिब हैं, ये हमले भी लगातार जारी रहेंगे। लेकिन खबर एक उत्तर प्रदेश से भी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। 2027 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिच सेट कर दी है। योगी ने बिजनौर से बता दिया कि इस बार की लड़ाई जाति जाति की नहीं होगी, बल्कि 80-20 की होगी। योगी ने बकरीद पर हिंदू लड़के की हत्या को लेकर गौ हत्या तक का जिक्र किया। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मौलानाओं को सीधा संदेश दिया। गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्य चौहान हत्याकांड का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा तो समझ लो वो गलती कर रहा है। आप सुने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। बात उत्तर प्रदेश की शुरू हो चुकी है। अगले साल विधानसभा का चुनाव है और 2027 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिच सेट कर दिया है। योगी ने बिजनौर से बता दिया कि जाति जाति की लड़ाई नहीं होगी और उन्होंने बकायदा एक व्यक्ति जिस तरीके से दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी की घटना हुई उसको पॉलिटिकल एंगल भी दे दिया। हिंदू लड़के की हत्या से लेकर गौ हत्या तक की बात वो कर रहे हैं, लेकिन इसी का जिक्र करते हुए पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मौलानाओं को उन्होंने क्या संदेश दिया, खरदूषण किसे कहा, राक्षस की उपमा किसे दे दी, जरा एक और बयान आपके सामने रखती हूं। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। तो पहले इस बयान का वो हिस्सा जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि छुरेबाजी नहीं होगी, 80-20 का चुनाव होगा। अजीत जी, बिल्कुल, और ये पहले भी उन्होंने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा है, और हम लोगों ने अभी बंगाल में देखा 70-30 का चुनाव था, कहा के माना गया कि हम 70-30 का चुनाव है और 70% में से अधिकतम वोट लेना है। ये असम में था कि 65-35 का है या 60-40 का है, वो 80-20 का है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ बेस बहुत बड़ा है हिंदू वोट का, तो अखिलेश यादव की कोशिश है कि उस 80 में से आप कितना ले सकते हैं, 20 को वो सुरक्षित मान रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस 20 को अपने से दूर मान रही है, 80 में से अधिकतम लेने की कोशिश कर रही है। तो ये लड़ाई जो है, ये बीजेपी इतना डीप रूटेड हो गई है, अब ये पॉलिटिक्स इतनी डीप रूटेड हो गई है। 80 में से अखिलेश यादव कहां सेंध कर सकते हैं? एक तो यादव वोट उनके साथ पूरी तरह से है, वो ये तमाम अपील के बावजूद एटलीस्ट असेंबली के इलेक्शंस में, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नाम पर या केंद्र की सरकार के नाम पर यादव वोट दे सकते हैं बीजेपी को, बिहार में भी देते हैं। असेंबली का इलेक्शन के उसमें नहीं देते हैं, असेंबली इलेक्शंस में बिहार में भी, यूपी में भी वो वोट उधर राजद को, इधर सपा को जाता है। उसके अलावा जो अब अखिलेश यादव का है, गैर यादव पिछड़ी जातियों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनको, या पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं, जिन पर बीजेपी ने अपना, और ये सिर्फ बीजेपी का प्रोजेक्ट नहीं है मीनाक्षी जी, ये आइडेंटिटी क्रिएट करके आरएसएस ने बहुत लंबे समय से काम किया। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बद्री नारायण की बात कर रहे थे, उन्होंने एक किताब लिखी है द रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, उस किताब को पढ़िए, उसमें उन्होंने इन प्रयोगों के बारे में लिखा है। सुहेल देव राजभर की आइडेंटिटी आरएसएस ने क्रिएट कराई, राजा चूहड़मल की आइडेंटिटी क्रिएट कराई गई एक पासवान समाज के लिए आगे करने के लिए, सबरी की आइडेंटिटी क्रिएट कराई गई, निषाद की आइडेंटिटी क्रिएट कराई गई, और ये सब क्रिएट करके उनको एक सामाजिक, उनकी एक सोशल कैपिटल उनका तैयार किया जाता है, जिसको बाद में पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये चाहे राजभर हो, निषाद हो, ये आपके कुर्मी हो, कोयरी हो, अनुप्रिया पटेल से लेके केशव प्रसाद मौर्य से लेके संजय निषाद से लेके ओम प्रकाश राजभर तक, एक बीजेपी ने अपना अम्ब्रेला बनाया है जिसमें अखिलेश यादव सेंध लगाना चाहते हैं। देखिए, इसमें एक और बड़ा ही देखिए क्या बढ़िया स्पिन है। मतलब 90 के दशक में काशीराम मुलायम वही कहते थे, 100 में 80 वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मतलब वो उनका 80 कुछ और था, ठीक है, वो जाति जाति की लड़ाई वाली बात थी। अभी योगी और हिंदुत्व, मोदी के दौर में जो यूपी में आप देखें, ये 80 हिंदुत्व की बात हो गई है। तो 80-20 का फॉर्मूला नया नहीं है, पुराना ही है। पहले वो 80 जाति का ध्रुवीकरण था, जाति बनाम जाति था 80-20। अभी 80-20 जो है हिंदुत्व बनाम जो मुस्लिम और सेकुलर राजनीति जो चल रही है उस पे है। तो आप ये भी देखिए कि जो बात अभी अजीत जी कर रहे थे, किस तरीके से पिछले 30-35 सालों में संख्या का अनुपात वही है, लेकिन उसके मायने बदल गए हैं। जो जातियों की लड़ाई थी वो हिंदू फ्रेम में ढल गई है। अब पिछड़े, दलित बनाम सवर्ण, वो वाली चीज पीछे, और योगी उसको बिल्कुल उसके द्योतक है उस राजनीति के, और वो दिख भी रहा है। बात कर्नाटक की भी, कर्नाटक में नाटक खत्म होता ही नहीं है। एक और नाटक शुरू हुआ है, एफ पॉलिटिकल वेब सीरीज, जिसका क्लाइमेक्स अभी आ ही नहीं रहा है। हर बार कुछ ना कुछ रूप बदल जाता है, किरदार वही रहता है, लेकिन उसकी अदायगी बदल जाती है। कर्नाटक में जीके शिव कुमार की शपथ ग्रहण है। उससे पहले जीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। बताया जा रहा है कि अब पेच डिप्टी सीएम को लेकर है। आज राहुल गांधी से लेकर जीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों की मीटिंग है। इसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इस पर फाइनल मुहर लगेगी। कोई डिप्टी सीएम होगा या नहीं होगा, यह भी तय होगा। बताया जा रहा है कि जीके शिव कुमार चाहते हैं कि उनकी सरकार में कोई डिप्टी सीएम ना हो, जबकि सिद्धारमैया अपने बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। तो वही हाईकमान 4 डिप्टी सीएम का कार्ड खेलना चाहती है। मुस्लिम, ओबीसी, दलित, महिला वर्ग से एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहती है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक ही फ्लाइट के
से साथ साथ आए, लेकिन दोनों के पास मंत्रियों की अलग अलग लिस्ट है। सिद्धारमैया अपने करीबियों को ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाना चाहते हैं। कल डीके का शपथ ग्रहण है, ऐसे में आज राहुल गांधी से मुलाकात के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। तो कई दौर की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अजीत, ये बात बन नहीं पा रही है, डीके शिव कुमार की चलेगी या सिद्धारमैया की चलेगी? देखिए, चलती तो मुख्यमंत्री की ही है, ठीक है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। हम लोग भी जानते हैं, सब आदमी जानता है कि देश में 3 ही पद होते हैं, डीएम, सीएम और पीएम। सीएम के बाद कुछ नहीं, डीएम, सीएम और पीएम। तो जिसको सीएम आप बनाएंगे उसकी चलेगी, उसके अलावा किसी की नहीं चलेगी। अभी ऐसा नहीं था कि डीके शिव कुमार बहुत चला रहे थे, जबकि डीके शिव कुमार बहुत बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, दोहरी जिम्मेदारी थी, कांग्रेस आला कमान के बहुत लाडले थे। इतने लाडले थे कि आप याद करिए कांग्रेस के कितने नेता जेल में अरेस्ट होकर के गए और किसी से मिलने सोनिया गांधी गई थी। सोनिया गांधी तिहाड़ जेल गई थी मिलने डीके शिव कुमार से। तो इतने चाहते हैं वो, तो इसके बावजूद चलती सिद्धारमैया की थी। तो अब जब शिव कुमार बन जाएंगे तो ऐसा क्या बदल जाएगा कि उनकी नहीं चलेगी? चलेगी तो डीके शिव कुमार की ही। अब ये उसके पहले की खींचतान होती है, सब अपने अपने समर्थकों को ऑबलाइज करना चाहते हैं। डीके शिव कुमार के साथ जो लोग पिछले 3 साल से उनके नाम की माला जपते थे, मीटिंग्स करते थे, सिद्धारमैया की नाराजगी का खतरा मोल लेकर के कहते थे कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, 2.5 साल का फॉर्मूला चले, उन लोगों को कहीं तो एडजस्ट करना चाहेंगे डीके शिव कुमार, तो वो कराएंगे, अपना कोशिश करेंगे कि वो कराएं। और सिद्धारमैया चाह रहे होंगे कि ये एकदम खुली छूट पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं मिले। अगर डिप्टी सीएम की बात आएगी, दलित बनाने की बात आएगी, जैसे वो सतीश जारकिहोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं वो सिद्धारमैया, ये चाहेंगे कि परमेश्वरा को हम डिप्टी सीएम बनाएं, अपने क्लोज लोगों को या न्यूट्रल लोगों को बनाएं। बीजेपी में चीजें निपट जाएंगी। बीजेपी में भी एक तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, ये खबर मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक छोटी सी बात सज्जन जी, ये बताएं कि 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो फिर वो 4 नाम कौन है जो अभी चेकलिस्ट में आ चुके हैं? देखिए, शिव कुमार तो नहीं चाहेंगे कि 4 हो पाए, लेकिन अगर हो पाएगा तो एक तो एमबी पाटिल है लिंगायत समाज से, चूंकि बीजेपी को वोट जाता है तो आप चाह रहे हैं उनका वोट लाएं। जो परमेश्वरा है जो होम मिनिस्टर हैं दलित समाज से, उनको लाया जा सकता है। एक बात मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उनकी भी बात चल रही है। यतीन्द्र सिद्धारमैया की भी बात चल रही है। तो ये 4 हैं, एक मुस्लिम भी हैं, उनका नाम चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अजीब हो जाएगी, 1.5 साल तो कुल ले दे के अब आपके पास काम करने का बचा है, 6 महीने चुनाव में लगेंगे। तो अभी से आप देखिए कि ये जो सरकार की कवायद है, ये अगले चुनाव को ध्यान में रख के सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सिद्धारमैया अगर ये चाहते हैं कि वो सोनिया गांधी बने और डीके शिव कुमार मनमोहन सिंह बन जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि डीके शिव कुमार फंडर हैं, पार्टी को ऑर्गेनाइज करके रखा है, देश के तमाम जगह पे जाके वो कांग्रेस की फंडिंग करवाते हैं। राशिद किदवई अभी डीके शिव कुमार पर एक किताब भी लिख रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि जो गया वो गया, तो सिद्धारमैया को ये बहुत जल्द मान लेना पड़ेगा कि वो चले गए हैं और अब डीके शिव कुमार की ही ताकत चलेगी। अच्छा, बीजेपी को क्या झटका लगा है वो खबर भी आपको दे दूं। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई आज बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। अन्नामलाई आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन से मुलाकात में अन्नामलाई अपने फैसले की जानकारी दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि अन्नामलाई 4 जून को नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। 4 जून को अन्नामलाई का जन्मदिन है। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले साइडलाइन किए जाने से अन्नामलाई नाराज हैं। अन्नामलाई एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने का विरोध कर रहे थे, लेकिन गठबंधन की वजह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अन्नामलाई ने आईपीएस की नौकरी छोड़कर 6 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर काम किया। उभरे भी अन्नामलाई अगर पार्टी छोड़ते हैं तो अभिनेता से नेता बने विजय के सीएम बनने के बाद ये तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर होगा। और अन्नामलाई को जब धीरे धीरे साइडलाइन किया जाने लगा था, सज्जन जी इस पर हम बात कर ले, क्योंकि अन्नामलाई बहुत बड़े चेहरे बन के उभरे थे पिछले चुनाव में, लेकिन ये क्या हो गया, क्यों उनको साइडलाइन किया जाता रहा, क्यों उनकी नहीं सुनी गई? देखिए, 2024 में जब इन्होंने फैसला लिया कि हम अकेले जाएंगे, किसी भी द्रविड़ियन पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, इनका कहना था कि बीजेपी केवल चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो विचारधारा की भी लड़ाई लड़ रही है। जो द्रविडियन आइडियोलॉजी है, जो एक समय में अलगाववादी थी, 62 के चाइना के युद्ध के बाद इन्होंने, जब भारत सरकार का नियम आया कि अलगाववादी सोच के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो अन्ना दुराई ने पब्लिकली कहा कि अब हमें मानना पड़ेगा भारत के संविधान को। उस विचारधारा के खिलाफ ये लड़ रहे थे। तो ये विचारधारा, अब वैसे में एआईएडीएमके और डीएमके एक ही विचारधारा की कंपीटिंग पार्टी है, द्रविडियन विचारधारा की। अब सहयोगी को आप अपीज करने के लिए एआईडीएम को, क्योंकि एंटी डीएम के वोट बट न जाए, आपने इनको हटाया। यही चीज बंदी संजय के साथ तेलंगाना में हुआ था। एंटी इनकम्बेंसी का लाभ कौन ले गई? कांग्रेस ले गई। ओडिशा में
अगर वहां की प्रदेश यूनिट ने रेबेल नहीं किया होता तो 2024 विधानसभा चुनाव में पांडियन के कहने पे बीजेडी के साथ अलायंस हो रहा था, फिर कांग्रेस का। तो ये गलती ये है कि आपका जो एक चेहरा था जो 11% वोट ला रहा है, बिल्कुल वो बीजेपी का शुद्ध वोट था, मोदी और अन्नामलाई का, उसको हटाने के पीछे कारण ये थी कि आपने एआईएडीएम के प्रेशर में इनको हटाया कि ये आदमी द्रविडियन आइडियोलॉजी को भी अटैक कर रहा है। ये अजीत जी, अन्नामलाई अलग होने के बाद क्या उतनी बड़ी फोर्स बन पाएंगे? क्योंकि बड़े बड़े नेता अलग हुए हैं, अलग फोर्स बनने की कोशिश की है, कल्याण जी का भी उसमें एक नाम शामिल है, और वो तो बड़े मजे हुए खिलाड़ी रहे। नहीं, बहुत सारे नेता बीजेपी से जितने लोग अलग हुए वो उसमें से कोई चला नहीं, सबको अल्टीमेटली वापस बीजेपी में लौटना पड़ा। चाहे कल्याण सिंह रहे हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे बीएस येदुरप्पा हो, सब वापस लौटे, सब छोड़ करके गए, सब वापस लौटे। वो एक कहानी अपनी है। अन्नामलाई का मामला थोड़ा अलग है क्योंकि वो तमाम नेता बीजेपी की वजह से नेता बने थे। तमिलनाडु में बीजेपी अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, उसको फोर्स बनाने के लिए अलग अलग नेता अलग अलग समय पर आए, जिन लोगों ने फोर्स बनाया हम लोग जानते हैं। जैसे पर्दे के पीछे से काम करने वाले लोग हैं, इस गुरुमूर्ति लगातार वहां प्रयास करते रहे, वहां राजगोपालन थे वो प्रयास करते रहे, फिर अन्नामलाई आए। तो एक इंडिविजुअल अपना प्रयास करके बीजेपी अभी वहां द्रविडियन आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स में, द्रविडियन सब नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स में उस तरह से कोप नहीं, कम्पीट नहीं कर पाती। आने वाले दिनों में विजय वर्सेस अन्नामलाई हो सकता है। देखिए, हमको लग रहा है कि ये अभी अन्नामलाई ने वो बस मिस कर दी। हाँ, इसमें विजय अगर पहले इसमें एक छोटी सी बात, एक आरएसएस के तमिलनाडु को उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने क्या किया, अन्नामलाई के पास 1000 करोड़ रुपए हैं, अगर नहीं है तो वो भूल जाए, पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। हाँ, तो वो नहीं, अभी टाइम भी जिस टाइम पर आना था, दोनों द्रविडियन पार्टियों के बीच में जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स थी उसमें कोई नया आए और जगह ले ले, तो वो जगह ले ली विजय ने। अब एकदम से विजय को चैलेंज करना और इन दोनों पार्टियों को भी चैलेंज करना है, ये थोड़ा मुश्किल है। और जो 11% वोट आया लोकसभा चुनाव में, देखिए फिर 3% पर आ गया विधानसभा चुनाव में, वो लोकसभा चुनाव में वोटिंग का परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ा बीजेपी के लिए ज्यादा हो जाता है। तो एक तो ये वो उस पॉलिटिक्स को, वो बस जो थी वो मिस कर गए हैं। और देखिए, अन्नामलाई 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव हार गए। पहले उन्होंने 21 का विधानसभा चुनाव हारे, 24 का लोकसभा चुनाव हार गए। और इस बार भी जो टिकट देने की बात है, वो जो सीट मांग रहे थे, नॉर्थ कोयम्बटूर की सीट मांग रहे थे, और एक और जो इनकी उसका नाम हम भूल रहे हैं, नॉर्थ कोयम्बटूर, और दूसरी एक सीट जो इन्होंने मांगा था, वो सीटें छोड़ी नहीं अन्नामलाई ने, वो अन्ना डीएमके ने। तो जब वो छोड़ी नहीं तो ये तीसरी बार चुनाव नहीं हारना चाह रहे थे। ऐसा नहीं था कि बीजेपी इनको अगर दूसरी कहीं और सीट मांगते तो नहीं देते। कोयम्बटूर की 10 में से 9 सीटें तो ले ली उन्होंने, हैट्रिक कौन लगाना चाहता है, इसलिए नहीं लिया इन्होंने। और ये उन्होंने पुडुचेरी में प्रचार करते रहे, केरल में प्रचार करते रहे। तो अब ये अब थोड़ी मुश्किल हो गई इनके लिए, क्योंकि वो फोर्सेस कहीं जा नहीं रही हैं। देखिए, लीडर भले नहीं है, लेकिन अन्ना डीएमके भी है और डीएमके भी है, दोनों के कास्ट का इक्वेशंस भी है, पीएम के, वीसी के, एमडीएम के, ये सब पार्टियां भी हैं जो कास्ट की आइडेंटिटी के साथ पॉलिटिक्स करती हैं। तो अब इनके लिए थोड़ा कंपीट करना मुश्किल हो गया। अगर पहले किया रहता तो हो सकता था विजय वाली जगह यही ले लेते, हो सकता था। बिल्कुल, अगर एआईएडीएमके के प्रेशर में बीजेपी नहीं आती तो ये भी हो सकता था। लेकिन अब जो होना था वो हो गया, और हो सकने वाली स्थिति में तो युद्ध की परिस्थिति है कि वहां पर शांति की स्थिति कब आएगी। अमेरिका, ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच डील को लेकर बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर कड़ी फटकार लगाई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू से फोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप गुस्से में थे। उन्होंने नेतन्याहू से हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हमलों को फौरन रोकने के लिए कहा। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो, अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज हर कोई इजराइल से नफरत कर रहा है। ट्रंप ने ईरान की उस धमकी के बाद ये फटकार लगाई है जिसमें ईरान ने लेबनान पर हो रहे हमले को फौरन रोकने के लिए कहा था। ईरान ने कहा था कि जब तक कि लेबनान पर हमला होता है कोई डील नहीं होगी, बल्कि सीधे तौर पर जंग में शामिल होगा। ईरान की शर्त के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन लगाया और जमकर फटकार लगाई। ट्रंप ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच नए सिरे से युद्ध विराम का ऐलान किया है। नेतन्याहू से बातचीत के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल अब हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा। आईजीएफ ने लेबनान पर स्ट्राइक रोक दी है। लेबनान से फौरन इजरायली सैनिकों की वापसी होगी। बदले में हिजबुल्लाह ने भी कहा कि गोलीबारी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अब ये जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू को फटकार लगा रहे हैं। नेतन्याहू किसके दम पर लगातार हमला कर रहे थे? उनकी चाह थी और पीछे अमेरिका की विल थी। बिल्कुल,
और नहीं तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे थे, वो आरोप लगते तो उस आरोपों में जेल जा सकते थे, ठीक ही कर रहे हैं ट्रंप। लेकिन उस समय लड़ाई छिड़ गई और ट्रंप ने उनकी मदद की, सारा ध्यान भटक गया और अपोजिशन भी इनके साथ लड़ाई में शामिल हो गया। लेकिन अभी जो ट्रंप कर रहे हैं, ये ट्रंप का डेस्परेशन शो कर रहा है। ट्रंप इतने बेचैन है किसी तरह से संधि करके और मामले को समाप्त करने के लिए कि किसी चीज को हम अपनी जीत की तरफ प्रोजेक्ट करें और इस युद्ध से बाहर निकलें, तभी। नहीं तो हिजबुल्लाह पर हमला रुकवाने, अमेरिका कैसे हिजबुल्लाह पर हमला रुकवाने की बात कर रहा है? हिजबुल्लाह और हुती तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ना। हिजबुल्लाह तो मान लीजिए हिजबुल्लाह की प्रेजेंस ईरान के ऊपर हमला करने के पीछे कारण क्या था कि हिजबुल्लाह, हुती, हमास सबको ताकत देने वाला कौन ईरान है? हाँ, तो इसको खत्म करना है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उस पूरे पश्चिम एशिया में। तो आप अब उन्हीं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईरान कह रहा है कि युद्ध विराम होगा तो इनके ऊपर भी हमले रोकने होंगे। तो ये ट्रंप डेस्परेट है एकदम, किसी तरह से ईरान के साथ बातचीत हो और वो अपने इसको अपना जीत अपनी बता करके और उस युद्ध से बाहर निकले, होर्मुज की खाड़ी खुले और वो तमाम उस इलाके में जो चीजें पहले से जिस तरह से चल रही थी वो यथास्थिति बहाल हो। क्योंकि अब ईरान ने, अमेरिका ने तो सोचा ही नहीं था ना कि ईरान इस रास्ते पर जाएगा। अभी जैसे उसने कुवैत में हमला कर दिया ईरान के, अमेरिका के बेस पर, उसका तो जो ड्रोन मार के गिराया MQ-1 तो गिराया ही, लेकिन उसने कुवैत में भी इनके बेस पर हमला कर दिया। तो अब एक तो रास्ता ईरान को मिल गया है ना, और जितने हमले होंगे उतने जो खाड़ी के देश हैं वो अमेरिका पर दबाव डालेंगे कि अब आप निकलिए यहां से, आपकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। तो ट्रंप इस वजह से निकलना चाह रहे हैं। वो शेख जो है, वहां का शेखडम जो है, उनको भी अभी नाराज नहीं करना चाह रहे हैं, उनके साथ भी किसी तरह से बातचीत बनी रहे और युद्ध से निकल जाए इस कोशिश में। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे इजराइल से पहले तो सभी खाड़ी के देश मोहब्बत करते थे, वो तो हमेशा से नफरत ही करते थे, इसमें भी कौन सी नई बात है। ईरान ने एक ऐसी धमकी दी है इस बीच जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर जारी नाकेबंदी के बीच अब ईरान ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद करने की धमकी दी है। ईरान अगर ऐसा करता है तो पहले से ही तेल गैस सप्लाई से जूझ रहे दुनिया भर के तमाम देशों के सामने ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। IRGC के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि अगर इजराइल लेबनान में अटैक करता है तो वो बाब अल मंदेब को भी बंद कर देगा। कानी के बयान को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाली बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद तत्काल खतरा कम हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना यह है कि हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। इजराइल वर्सेस लेबनान एक तरफ चल ही रहा है, क्या अब हॉर्मुज के बाद बाब अल मंडेब, सज्जन जी, ये तेल रूट भी अवरुद्ध होगा? नहीं, देखिए, ये जो अभी बार्गेनिंग चल रही है, ये रोज एक खबर आ रही है कि ये लोग अपना MOU भेज रहे हैं और उसमें एक अमेंडमेंट करता है, दूसरा उसको रिजेक्ट करता है। तो पहले तो यह है कि डील ब्रेकर जो है आपको हटाने होंगे। दूसरी बात ये देखिए, ईरान का ये प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि वो बात चल रही है कि यमन हो गया, लेबनान और इराक, तीन जो ईरान के हैं और वहां जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि इन सबको ब्लॉकेड करो ताकि कि खतरा वहां पे बढ़े। तो ईरान की ये स्ट्रेटजी अभी है, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका की ये ट्रंप के डोमेस्टिक रेल्म में कोई भी दूसरा हमला जो है काफी अनपॉपुलर है। ट्रंप नहीं चाहते हैं कि अब उन्हें फिर से ईरान पे कोई बड़ा हमला करना पड़े, क्योंकि उनकी और ईरान का स्ट्रेटजी यही है कि फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ाओ कि धीरे धीरे जो बार्गेनिंग है आपके पक्ष में आए। तो ईरान की देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ईरान करके आ रहा है, वो नेगोशिएशंस को खींच रहा है कि 6 महीने और खींच दो, 1 साल और खींच दो, क्योंकि वॉर जो कॉस्टली हुआ है वो ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए हो गया है जी। ये तो वैसी स्थिति में ये पूरा बार्गेनिंग लेवरेज है, और बार्गेनिंग लेवरेज में अच्छे से अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि युद्ध खत्म हो। इजराइल की अपनी एग्जिस्टेंशियल और जियो स्ट्रेटजिक, वो तो सऊदी भी नहीं चाहेगा जब तक ईरान का निपटारा ना हो। निश्चित तौर पे। और अभी तो खबर आई है कि UAE कोऑर्डिनेशन में इजराइल के साथ अटैक कर रहा था ईरान पे, बिल्कुल मैसिव स्ट्राइक कर रहा था, और सऊदी अरेबिया से वो नाराज था कि आप क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। तो वो शिया और सुन्नी वाला मसला भी यहाँ पे है। लेकिन बात है कि बाद में ये बात फैल गई कि ईरान कुछ भी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला देश है। तो इजराइल की बात देखिए और ईरान, असल मंदेब बंद नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है? बाब अल मंदेब बंद मुझे नहीं लगता बंद होगा। ये नेगोशिएशन, ये तो पहले भी एक बार ईरान ने धमकी दी थी। ये क्या है, इस आप ज्योग्राफिकल आप अभी मैप दिखा रहे थे उसको समझिए। तो वो दूसरी तरफ जो है, एक तरफ ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके दूसरी तरफ है ये देखिए, वो दूसरी तरफ है, वो ऊपर दिख रहा है जो लाल वाला, और एक दूसरी तरफ ये बाब अल मंदेब हो गया। इधर से बाब अल मंदेब से होकर ऊपर पतला पतला दिख रहा है ना, वो आप सुएज नहर जाते हैं, सुएज कनाल का रास्ता है। वो पूरा लाल सागर और अरब सागर, आपका फारस की खाड़ी सब बंद हो जाएगा अगर बाब अल मंदेब को बंद कर देते हैं। और इसमें भी ओमान और ईरान मिलकर के चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। और इस किनारे पर हुती है, जहां ये जो
पॉइंट है ना, ये स्टेट है, यहाँ इस इलाके में और हुती है। ओमान के बंद करने की क्षमता है नहीं है, लेकिन अगर ईरान ओमान मिल जाए और हुती को ताकत दें तो डिस्टर्ब तो जरूर कर सकते हैं। वहाँ 4 बम गिरा देना है या वहाँ बात फैला देनी है कि यहाँ हमने बारूदी सुरंग बिछा रखा है बाबा बिल्कुल ठीक बलमंदेव बात है। में, तो अपने आप बंद हो जाएगा वो। तो ये सचमुच आपने जैसे कहा कि बड़ी भारी संकट दुनिया के लिए हो जाएगा, पूरा सुएज कैनाल ही बंद हो जाएगा फिर। तो बिल्कुल फिर तो अरब सागर और प्रशांत महासागर सब तरफ जाने का रास्ता बंद होगा। और ये अमेरिका भी नहीं होने देना चाहेगा, और ये बाकी अन्य देशों को भी प्रयास तो यही करना चाहिए कि कितनी जल्दी ये जंग खत्म हो सके। लेकिन एक जंग जो इस जंग से पहले शुरू हुई थी वो कौन सी खत्म हो गई है? यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध ने एक बार फिर भयानक रूप लिया है। रूस ने यूक्रेन के कीव, खार्किव समेत कई बड़े शहरों में भयानक हमला किया है। रूस ने एक साथ 60 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और सबसे भयानक हमला कीव में हुआ। तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कई विस्फोटों की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। रात भर चले इस भारी हमले में न केवल सैन्य ठिकानों को बल्कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। कीव के आसमान में नॉनस्टॉप धमाकों के साथ अजीब और डरावनी चमकीली रोशनी दिखाई दी। हमले के तुरंत बाद एयरबेस से भी आग लगने की खबर आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और यह हमला ठीक उसी का नतीजा है। बताया जा रहा है कि मलबे में अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। युद्ध का एक फ्रंट जो कभी बंद हुआ ही नहीं, उसमें अब एक नया राउंड शुरू हो गया है। यूक्रेन और रूस का हमला, अब ये लड़ाई जो है ना, अब ये बंद होनी चाहिए। ये यूरोप, अमेरिका, ये सब मिल करके, अभी हम एक आंकड़ा देख रहे थे, आपने ये सब इसकी मतलब यूक्रेन में कितने लोग मरे, ये एक आंकड़ा है। अब रूस के 5 लाख सैनिक मर चुके हैं इस युद्ध में। ये अभी एक रिपोर्ट आई है और ये अमेरिकन और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है। 5 लाख लोग, ये लोग कह रहे थे 3.5 लाख लोग, वो भी कम आंकड़ा नहीं है, लेकिन 5 लाख लोग इस युद्ध में अमेरिकन सैनिक मरे हैं और रूसी सैनिक मरे हैं। और रूस के पास अपने इतने लोग नहीं है। भारत के 49-50 लोग मरे हैं, जिनको ले जाकर वहां सेना में भर्ती किया गया और मर गए। नॉर्थ कोरिया से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से लोग हायर करके भाड़े पर रूस वहां लड़वा रहा है लोगों को। तो अब इस तरह की लड़ाई ये बंद होनी चाहिए। ये 4 साल इस लड़ाई किसी भी आप सभ्य समय में कैसे सभ्य दुनिया में आप इसको चलते दे रहे हैं। यूरोपियन यूनियन जो है अभी भी $200 बिलियन वो यूक्रेन को मदद दे रहा है। तो यूक्रेन भी ये लड़ाई जो है ये प्रॉक्सी वॉर है, उसके पीछे पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में एक तो चीज स्पष्ट है कि कोई भी सुपर पावर एक डिसाइसिव वॉर अब नहीं लड़ सकता है। अमेरिका ईरान को नहीं हरा पा रहा है, रूस जो है यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है। और इस प्रॉक्सी लड़ाई में रूस के साथ चीन खड़ा है। हाँ, और उसकी चीन के अपने इंटरेस्ट हैं। वो लड़ाई में उलझाए रखना चाहता है समूचे यूरोप को, क्योंकि यूरोप उलझा रहेगा तो किसी तरह से अमेरिका ईरान में तो खाड़ी भी उलझ गया है। ईरान में भी चाइना उलझा ही रहा है ना अमेरिका को। तो ये अमेरिका यूरोप उलझे रहे हैं और इधर ये अपना चाइना का जो अपना चल रहा है वो। इन दोनों युद्ध के जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी दिखाई दे रहे हैं वो सबसे बड़ा चाइना है, उसके बाद फिर रशिया दिखाई दे रहा है। ईरान युद्ध का तो कम से कम उसको लाभ मिल ही रहा है उसको।